द मच अवेटेड बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हो रहे हैं, जो कई सालों के बाद हो रहे हैं। चुनावों के थ्रू जनता एक मैसेज देती है, बैलेंस ऑफ पावर का, शक्ति का संतुलन, आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए। अब देखना होगा कि इस बार के बीएमसी इलेक्शन में शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप जो है वो ठाकरे परिवार की लेगेसी को क्लेम कर पाता है या नहीं, और मुंबई में जो अपना होल्ड है हिस्टोरिकल उसको मेंटेन कर पाता है कि नहीं। इमोशनली महाराष्ट्र अभी भी दोनों को भाइयों के रूप में ही देखता है जी। और राज साहब को और उद्धव साहब को साथ में देखना चाहता है। जनता ऐसा लीडर या सरकार ढूंढ रही होती है जो एक सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर नेचुरल पावर्स जिसके पास हो और जो उनकी समस्याओं को सॉल्व कर सके। जी, यानी अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ जाएं तो वो बीजेपी, शिंदे साहब की शिवसेना, कांग्रेस, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है? तो ये जो बीएमसी का चुनाव है, क्योंकि 25 साल से शिवसेना का कंट्रोल रहा है, ये डू और डाई बैटल है पार्टी के लिए। एक कैंपेन चलाया था हमने, सरकार में फर्क होता है, ठीक है, शिवराज जी के लिए चलाया था, लेकिन एक्चुअली सरकार में कोई फर्क नहीं होता है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इंडिया में नेता हो या अभिनेता, हर किसी को पब्लिक के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पब्लिक क्या चाहती है ये कौन बताएगा? बताएंगे हमारे आज के गेस्ट, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, एक इलेक्शन एनालिस्ट, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल दिए हैं भारत की राजनीति को समझने के लिए। और आज उनके साथ हम बात करने वाले हैं बदलते पॉलिटिकल डायनामिक्स की, वोटर साइकोलॉजी, उनकी मानसिकता की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आईपीएल की ट्रॉफी और कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा डिमांड में रहने वाली भारत की सबसे रईस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी के मोस्ट अवेटेड इलेक्शंस की। हमारे साथ में है वो जिन्हें प्यार से पॉलिटिक्स बाबा भी कहा जाता है, माननीय अमिताभ तिवारी। तिवारी जी, स्वागत है आपका व्हाट्स योर मंत्रा में। थैंक यू सो मच तिवारी जी, सबसे मुझे इनवाइट करने के लिए। जी भाई, अहोभाग्य हमारे, आपको हम सुनते आ रहे हैं और आपके एनालिसिस को हम समझते आ रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो राजनीति को सरल शब्दों में और आंकड़ों के साथ समझाते हैं, और आपने ये काम बखूबी किया है। पर सर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कम कंफ्यूजिंग थी जो आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग छोड़कर पॉलिटिक्स का रास्ता अपनाया? देखिए, यूपी बिहार वाले को पॉलिटिक्स का कीड़ा होता ही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि भाई उनके खून में सिंदूर दौड़ रहा है। कहीं ना कहीं यूपी और बिहार के जो भी लोग हैं उनके पॉलिटिक्स, उनके खून में पॉलिटिक्स जरूर दौड़ रहा होता है। तो मेरे पिताजी लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट थे, और उस टाइम पे जब स्टील प्लांट में थे वो, तो काफी आज भी उनका टेनर याद किया जाता है। तो थोड़ा रब ऑफ, हाँ, बोकारो। अरे बोकारो की बात निकली। बोकारो से हमारा भी पुराना रिश्ता है। जी। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा रब ऑफ इम्पैक्ट आप कह सकते हैं उससे है। और बचपन में काफी इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने का। तो फाइनेंस और करंट अफेयर्स पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। 10-15 साल, लगभग 15 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने के बाद, जब मैं दुबई से वापस आया अपने लास्ट असाइनमेंट के बाद, तो ये 2017 के करीब जो है, ये जो कारवां है ये शुरू हुआ पॉलिटिकल बाबा का। अपने दोस्तों को, यारों को थोड़ा अपने पॉलिटिकल ज्ञान से पकाता था, तो उन्होंने कहा कि उस समय ब्लॉग्स बहुत चलते थे कि भाई तुम एक ब्लॉग शुरू कर दो। तो मेरे एक दोस्त ने थोड़ा हेल्प किया, ब्लॉग शुरू किया। 2013 लोकसभा, 2013 जून जुलाई कह रहा हूँ, इसी अराउंड, तो लोकसभा चुनाव से थोड़ी दिन पहले तो लिखता था, मतलब कुछ भी लिखता था ब्लॉग में, तो आप ठीक है अपने हिसाब से लिखते हैं। तो 2014 में द गार्जियन में मेरा एक इंटरव्यू आ गया। द इंटरव्यूड सम 4 पीपल उस समय who have an alternative view on Indian politics and all। तो जो पहले 200, 400, 500 लोग ब्लॉग पे रोज आते थे, वो 3,000, 3,500 आने लगे। और उस समय मैंने मतलब खुद से एक सीट का कॉल दिया था। वाह! कि 2014 में किस सीट पे कौन जीतेगा, और लगभग एवरी 2 out of 3 करेक्ट थे, विदाउट एनी सर्वे, विदाउट एनीथिंग, जस्ट थ्रू माय स्टडीज एंड ऑफ कोर्स इंटरेक्शन विथ लोगों से बातचीत करके वगैरह। तो इसी तरह से हमेशा ही पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल स्पेस में घुसने की इच्छा थी। और जब मैं दुबई से वापस आया, तो उस वक्त मुझे कोई इंडिया की भी सैलरी नहीं दे रहा था जो मुझे कॉर्पोरेट बैंकिंग में मिल रही थी दुबई की, तो छोड़ दे।
तो मैंने कहा कि शायद यही एक समय है रिस्क लेने का, बिकॉज आई वॉज बिटवीन 35 to 40 ईयर्स उस समय, कि अगर रिस्क लेना है तो ले लो, अभी ले लो, सही बात है। तो ले लिया। एक व्यक्ति को मिला जो उनके पास उस वक्त 2 चीफ मिनिस्टर्स के काम थे, वो भी स्टार्टअप थे जी। मैं उनसे जुड़ा और फिर तब से ये सिलसिला शुरू है और भगवान की दया कृपा है कि चल गया। बिल्कुल। एंड डेफिनेटली राजनीति एक ऐसी चीज है और भारत की राजनीति ऐसी चीज है कि इसके जो विद्वान हैं, जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, वो बाकायदा पॉलिटिक्स के प्रोफेसर कहलाए जा सकते हैं और आप उनमें से एक हैं। आपने वोट वाइब की शुरुआत करी जो कि इनसाइट्स देता है फॉर स्मार्टर डिसीजंस एंड सर्वेज, एनालिसिस, रिसर्च करता है जनता के ऊपर, जनता की डिमांड्स के ऊपर, जनता की जरूरतों के ऊपर, जिसके बलबूते पे पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शन कैंपेन्स लड़ते हैं और जनता को क्या चाहिए समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीके से आप जनता की नब्ज पकड़ चुके हैं, जनता को समझने की कोशिश करते आए हैं इतने सालों से। भारत की जनता को बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं समझ पाई आज तक कि कब वो पासा पलट देती है। क्या आपको भी लगता है कि भारत की जनता कभी इधर कभी उधर वाली है? जैसा आपने शुरू किया, ये जो पब्लिक है सब जानती है जी। तो पब्लिक का मूड भापना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। हम जितने भी लोग इस कमरे में बैठे हैं या आप जितने भी लोगों से बात करेंगे, जी। हर एक व्यक्ति का एक इंडिविजुअल रीजन होता है जो उसको वोटिंग बूथ तक ड्रॉ करता है। बिल्कुल सही सर। वो बहुत लॉजिकल भी हो सकता है कि भाई ये सरकार काम नहीं कर रही, हम तो इसको उखाड़ फेंकेंगे, या ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हम इसके फेवर में वोट करेंगे। और वो बहुत सिली भी हो सकता है कि मैंने अपने एमएलए या कॉर्पोरेटर या एमपी को अपने बेटे की शादी में बुलाया था, वो आया नहीं, लेकिन पड़ोसी ने बुलाया था और उसकी शादी में वो आया था। तो मैं कहता हूं वोटिंग डिसीजन इज नॉट नेसेसरीली रैशनल, ये एक इमोशनल डिसीजन है और इमोशनल डिसीजन को भापना, कैप्चर करना इतना आसान नहीं होता। और 2024 के रिजल्ट में हमने देख लिया, जहां पर सभी लोग कह रहे थे कि भाजपा या एनडीए की एक प्रचंड जीत होने वाली है और दावे थे कि 400 सीटों से ऊपर आएगी। भाजपा को खुद सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं आई और लगभग 300 सीटें भी नहीं आई, आप उस तरह से कह लें। और इलेक्शन काफी क्लोज हो गया, काफी क्लोज हो गया, क्योंकि जनता ने एक मैसेज भी दे दिया। चुनावों के थ्रू जनता एक मैसेज देती है, संतुलन ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर। किसी एक व्यक्ति या पार्टी को बहुत ज्यादा पावर भी शायद वो नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसको भी एक मैसेज दे दिया और विपक्ष को भी एक मैसेज दे दिया कि भाई दे नीड टू पुल अप देयर सॉक्स इफ दे वांट टू विन, उनको और ज्यादा कड़ी मेहनत की जरूरत है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है समझना, लेकिन कोशिश जारी है और हम भी स्टूडेंट हैं पॉलिटिक्स के, तो कोशिश जारी है। कभी कभी सही होता है, कभी कभी गलत भी होते हैं। भारतीय राजनीति के लिए वो डायलॉग बिल्कुल सही फिट बैठता है, शक्ति का संतुलन, आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए। बने रहना चाहिए। अब यहाँ आग और पानी का रिश्ता ऑलमोस्ट भारतीय जनता और भारतीय राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों के बीच में रहा है। ऑलमोस्ट एक लव अफेयर है, जहां पर मुंह पर एक दूसरे से बड़ा प्रेम नजर आता है एक दूसरे के बीच में। राजनीतिक पार्टीज वू करने की कोशिश करती है जनता को, जनता भी इठलाती है, नखरे दिखाती है, कभी हाँ कभी ना कहती है। फिर उस बंद कमरे के अंदर वोट डालने के बाद उस जनता का असली रूप सामने आता है। इन डेमोक्रेसी, तिवारी जी मैं जानना चाहूंगा, डेमोक्रेसी इज अ यंग कॉन्सेप्ट, इंडिया इज अ यंग कंट्री। आई मीन 70-75 सालों का डेमोक्रेसी है, जबकि भारत देश के अंदर इतिहास रहा है राजाओं के शासकों का या कॉलोनियलिज्म का या किसी एक फोर्स का। इज द इंडियन वोटर, भारतीय जनता अभी भी वो एक राजा, एक पार्टी या किसी एक को सपोर्ट करने में ज्यादा विश्वास रखती है कंपेयर टू लोकतंत्र, कि नहीं हम सब मिलके कुछ कर सकते हैं? इट स्टिल सीम्स दैट वी आर स्टिल अंडर द कॉलोनियल हैंगओवर वेयर वी वांट वन पर्सन टू बी रिस्पॉन्सिबल रादर देन अ पार्टी। देखिए क्या है कि अक्रॉस द वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग लीडर्स जो हैं वो जनता का इमेजिनेशन कैप्चर करने में सक्सेसफुल होते हैं जी। क्योंकि जनता ऐसा लीडर या सरकार ढूंढ रही होती है जो एक सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर नेचुरल पावर्स जिसके पास हो और जो उनकी समस्याओं को सॉल्व कर सके। जी। इसीलिए आम आदमी या आगे हम शायद डिस्कस करें एक्टिविस्ट
सोशल मीडिया पे तो जनरेट कर पाते हैं वो इंटरेस्ट, लेकिन उनमें वो काबिलियत शायद नहीं दिखती, क्योंकि वो हमारे आपके जैसे दिखते हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई ये व्यक्ति कैसे सॉल्व कर सकता है हमारी प्रॉब्लम को, करेक्ट। लेकिन अगर आप पिछले 75 साल का हमारा इलेक्टोरल रिकॉर्ड देखेंगे, तो उसमें से अगर आप 2014 से पहले की बात करें, तो लगभग 80% ऑफ द टेनर कांग्रेस रूल कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। जी बिल्कुल। लेकिन राज्यों में एज अर्ली एज 1957, जिसको फर्स्ट असॉल्ट ऑन कांग्रेस बोला जाता है, केरल में सीपीएम की सरकार बनी। उसके बाद 1967 में बहुत जगहों पे, लगभग आधा स्टेट्स में, आधे 16 स्टेट्स थे उस वक्त, 8 स्टेटों में रीजनल पार्टीज की सरकार बनी थी, और 1977 में फर्स्ट टाइम एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। बिल्कुल। तो ये जरूर है कि लोग ऐसा लीडर देखते हैं, चाहते हैं जो उनकी समस्याओं को सॉल्व कर सके, और आज शायद उनको दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी या भाजपा एज अ पार्टी उनकी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। बट एक क्रिकेट में भी एनालॉजी है या स्पोर्ट्स में एनालॉजी है दैट यू आर एज गुड एज द ऑपोजिशन। बिल्कुल सही। तो विपक्ष कमजोर है, उसका भी एक जो रिफ्लेक्शन है कहीं ना कहीं हमको रिजल्ट्स में आज देखने को मिल रहा है कि एक पार्टी रूल कर रही है, लेकिन फिर भी अभी भी लगभग 10 राज्यों में गैर एनडीए या गैर भाजपा सरकारें हैं, और अगर 30 राज्य हैं लगभग, तो आप समझ सकते हैं 1/3 तो अभी भी ऑपोजिशन या एंटी बीजेपी, आप एक तरह से कह सकते हैं, फोर्सेस ऑक्यूपाई करती है उस जगह को। मैं बहुत सही तरीके से आपने तिवारी जी इस चीज को व्यक्त किया है। Almost like a corporate structure where you need a CEO to pinpoint fingers at if the company is doing well or not. Even in a political party, you need a leader to pinpoint your fingers at. But there are corporations jahan par you really do not have a leaderboard. There is a board jahan par kai sare log milke decisions lete hain, but there is no face for that particular company. It's the corporation that is working together. Is that a utopian thought that at some point of time a country can be governed like a corporate structure is being governed without really pinpointing their fingers on a leader? All I'm trying to say is जमाना बदल गया। एक जमाने में राजा रूल किया करते थे, आज पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स रूल कर रहे हैं। डेमोक्रेसी एज अ थॉट, एज अ बिलीफ, मुझे अभी भी लगता है कि एक भ्रम है कि आपको लगता है कि आपने राजा को चुना है, जबकि वो राजा ही है जो अपने डिसीजंस को तरीके से चेंज करता जाता है। देयर इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन दैट यू वोट फॉर, देयर इज अ पर्सन दैट यू वोट फॉर। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे चुनाव बड़ा होता है, मतलब लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा चुनाव, जी बिल्कुल, फिर विधानसभा चुनाव, फिर कॉरपोरेशंस का चुनाव, पंचायत का चुनाव होता है। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर स्ट्रक्चर पे जाते हैं, वैसे वैसे लीडर का रोल जो है वो बड़ा होता जाता है। तो लोकसभा में चेहरा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चेहरा यानी चेहरा एज ऑफ द पार्टी विच इज अट्रैक्टिंग वोटर्स। लेकिन वही पंचायत के चुनाव में वो लोकल चेहरा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वीजावी नेशनल या स्टेट लेवल चेहरा, या वीजावी पार्टी सिंबल पे। अब ये जरूर एक बात है कि भारत में अभी भी वोटर्स जो है, उनकी जो एक्टिविज्म है या उनका जो पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में, गवर्नेंस में, वो काफी कम है। क्योंकि हम इवॉल्व हो रहे हैं। जैसा आपने कहा, हम अभी 75 इयर्स की डेमोक्रेसी है। पहले कॉलोनियल रूल था, उससे पहले मुगल और भारतीय रूलर्स का रूल था। तो पार्टीज जो जीतती हैं या लीडर जो जीत करके आता है, वो अपनी आइडियोलॉजी या अपनी डिसीजंस को ही इंप्लीमेंट करता है। बिल्कुल सही। वो हमसे आपसे पूछने नहीं आता कि भाई ये डिसीजन लेना है या नहीं लेना। तो ये एक लैकुना है सिस्टम में। इस लैकुना को दूर करने के लिए कुछ नई पार्टीज आई थी, जैसे एक आम आदमी पार्टी जब आई थी, बिल्कुल 2013 में जब वो पहली बार चुनाव लड़ी थी, तो कैंडिडेट कौन होना चाहिए इसके लिए भी वो लोगों से पूछती थी। कांग्रेस के साथ अलायंस करना है कि नहीं करना, इसके लिए भी वो लोगों से पूछ रही थी। कौन सीएम चेहरा होगा, किस तरह की ट्रांसपेरेंट फंडिंग होगी। बट वो धीरे धीरे हमने देखा है कि वो भी जो पार्टी विद द डिफरेंस थी, वो इस ढांचे में ढल गई। शुरू के 6 महीने साल भर तक के एक यूटोपियन, एक मतलब एक ड्रीम वर्ल्ड सा एस्टैब्लिश हुआ था, जहां पर इट वाज वर्किंग वेरी वेल, एंड देन द कुकी क्रम्बल्ड फॉर देम। देन द कुकी क्रम्बल्ड बिकॉज देन अगेन देयर आल्सो जो एक लीडर है
जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी ही बात चलने लगी। जो भी इतने सारे फाउंडर्स थे, उनके साथ डिफरेंसेस हुए, वो लोग धीरे धीरे पार्टी छोड़ करके चले गए। तो वो भी एक वन मैन पार्टी टाइप की हो गई, और आज हमने देखा कि दिल्ली के चुनाव में हार का सामना उस पार्टी को करना पड़ा। तो ये एक, मैं कहूँगा, लैकुना है, तो धीरे धीरे इवॉल्व होगी, बट ये हमारे आप पे भी निर्भर करता है कि हम अपने लीडर्स को कितना अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। बिल्कुल सही सर। किस तरह से सोशल, और आज तो सोशल मीडिया टूल है हमारे पास कि भाई अगर किसी चीज से हम ना, अब आज आप देख लीजिए, थोड़ा हट के बात करें तो सीज फायर जैसे, जी बिल्कुल, हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर्स भी अगर आप सर्वेस देखेंगे तो ये सीज फायर के डिसीजन से खुश नहीं है, और उन्होंने व्यक्त भी किया है इस बात को। तो आई थिंक और सोशल मीडिया ने डेमोक्रेटाइज किया है कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो इंक्रीजिंगली मुझे लगता है वोटर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग बढ़ेगा, और ऐसी पार्टीज आएंगी, या एग्जिस्टिंग पार्टीज जो है, वोटर भी क्या चाहता है एक्चुअली, उसको भी तवज्जो देना शुरू करेंगे। एंड वेरी वेल सेड तिवारी जी। आई थिंक डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट दौर इस समय चल रहा है जब आपके पास सोशल मीडिया जैसा टूल है, जहां पे आप एक्चुअली पता कर सकते हैं कि जनता के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। इसके बीच व्हेन यू कम इन विद सच इन डेप्थ एनालिसिस एंड सर्वेज दैट यू डू, आप एक क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं जहां पर आप एक जत्थे से बातचीत करते हैं और उनके इमोशंस समझने की कोशिश करते हैं। डू यू, एज समवन हु हैज सीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, फील दैट इंडिया इज डिवाइडेड एंड नॉट somebody and not they do not come in as a one unit on any one particular thought? That's why making democracy difficult to sustain. देखिए, इंडिया में डिविजन्स जो हैं वो एक तो हिस्टोरिकल डिविजन्स हैं, यानी एक जातिगत डिविजन्स हैं। कुछ जातियां प्रिविलेज्ड हैं, कुछ नहीं प्रिविलेज्ड हैं, और उसकी वजह से ही एक रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे देश में। तो एक डिफरेंसेस तो है जी। दूसरा है डिफरेंसेस आता है जेंडर, कि भाई महिला वोट हम देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज की डेट में। सब लोग महिला वोट को वो कर रहे हैं, महिला वोटर्स को, और वो किंग मेकर्स की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनके दिमाग में क्या है, ये ना किसी सर्वे में कैप्चर हो पाता है, ना पॉलिटिकल पार्टीज को पता है, क्योंकि वो उतना खुल करके पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करते। और जो पिछले सर्वेस गलत हुए हैं वो लार्जली बिकॉज ऑफ दे वर नॉट बीन एबल टू कैप्चर द सेंटिमेंट ऑफ फीमेल्स और वुमेन। आप कह रहे हैं महिलाओं को समझना मुश्किल है? मुश्किल है वोटिंग के हिसाब से, किसको वोट देने वाले हैं। फिर है कि भाई अमीर गरीब इनइक्वालिटी भारत में बढ़ता ही जा रहा है। एक डिफरेंस वहां है, एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड है, रूरल अर्बन है, क्योंकि ये इतने सारे वोटिंग ब्लॉक्स हैं जिनके नीड्स एस्पिरेशंस अलग हैं। और नीड्स एस्पिरेशंस अलग होने की वजह से बहुत जगह पे कॉन्फ्लिक्ट है। जी जी बिल्कुल। अब मुंबई की ही बात अगर कर ले तो हो सकता है कि जो मिडिल क्लास और रिच क्लास है वो चाहे कि भाई सिग्निफिकेंट पोर्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन पे यूज हो। बिल्कुल। लेकिन जो स्लम्स में रहने वाले लोग हैं या जो गरीब तबका है, उसके लिए तो उसका ड्रेनेज, उसको पानी मिलना समय से, बिजली उसको 24 घंटे मिलना, प्रॉपर सैनिटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों के नीड्स एस्पिरेशंस अलग हैं, अलग अलग वोटिंग ब्लॉक्स के, जिसकी वजह से एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करना या एक यूनिटी लाना मुश्किल होता। हाँ, लेकिन आप देख लीजिए नेशनल सिक्योरिटी, वहां यूनिटी है। आप कोई भी सर्वे कर लीजिए तो लोग कहेंगे कि जो मोदी सरकार ने किया है बहुत अच्छा किया है। और इस बार जो डेलीगेट्स अलग अलग पार्टियों से चुनकर भेजे गए इंटरनेशनल फोरम्स में बात करने के लिए, उसमें ऑलमोस्ट हर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से लोग जुड़े हुए थे, बट दे ऑल केम टुगेदर एंड आई थिंक इट्स अ बिग विन फॉर द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दीज पॉलिटिशियंस हु एक्चुअली केम टुगेदर। जो घर पे तो एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते रहते थे, लेकिन जब बात आई नेशनल सिक्योरिटी के, दे ऑल केम टुगेदर। यस, तो ये भारत की यूनिटी को दर्शाता है आउटसाइड वर्ल्ड को। हम आपस में एक दूसरे को जो भी बोलने चलेगा, बाहर वाला आके कुछ नहीं बोलना चाहिए। And it has, that's the reason, I think that's where democracy comes in, and I think
although being a very difficult system to apply. I mean, look at the countries who do not have any democracy. बगल में चाइना है, वहां पर जो सरकार बोलती है आपको वो करना पड़ता है. उस देश की प्रगति भी हो रही है, वो देश इकोनॉमिकली भी ग्रो कर रहा है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर अगर आप देखें जाए, जो जनता से अगर पूछा जाए कि वो कितना खुश है, आई एम श्योर अगर कभी सर्वे करने का मौका मिला चाइना में, क्योंकि बड़ा मुश्किल लगता है, जरूर करने के लिए जाएंगे तिवारी जी. स्पीकिंग ऑफ मुंबई, आप मुंबई शहर में कई सालों से खुद रहते आ रहे हैं, और अब आने वाले समय में द मच अवेटेड ब्रहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हो रहे हैं, जो कई सालों के बाद हो रहे हैं. हाउ लॉन्ग ऑफ अ गैप हैव वी टेकन? ऑलमोस्ट 3 years नाउ. 2022 में होना चाहिए था जी, जो इस साल मुझे लगता है बिहार चुनाव के आसपास हो जाएगा. सो इस साल के बीएमसी इलेक्शंस, एंड बीएमसी को कहा जाता है देश का तो सबसे रईस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हो सकता है दुनिया के सबसे रईस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में से एक है. एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम रहता है कि वो अपने शहर की सिविक प्लानिंग करे, उस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे, पक्की सड़कें दे, साफ पानी दे, सैनिटेशन का काम करे, और इन सभी जगहों पर, इन सभी डिपार्टमेंट्स पे मुंबई फेल कर रही है. इस वक्त दुनिया के सबसे अनलिवेबल टॉप 10 सिटीज की लिस्ट में मुंबई शहर का नाम आता है. सैनिटेशन के नाम पर हम सबको पता है कि हमारे आसपास की सिचुएशन क्या हो रही है. सड़कों के गड्ढों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है. आपने खुद अपने सर्वे में, जो कि हमारे सामने अभी आया है, वोट वाइब का जो ये बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस किया गया है, 7 जून 2025 का है, दिस इज फॉर द बीएमसी इलेक्शंस 2025. आपने गहन चिंतन किया है और मुंबई की जनता को समझने की कोशिश की है. ये बीएमसी इलेक्शंस बहुत डिमांड में रहने वाला है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, पर क्या वो तैयार हैं जनता की डिमांड्स को पूरा करने के लिए? देखिए, इश्यूज तो बहुत सारे हैं जो आपने मेंशन करे. जी, हमने भी जब सर्वे किया तो वाटर लॉगिंग, पॉटहोल्स, जी, बेसिक गार्बेज इश्यूज, जी. इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे इश्यूज हैं. और ये आज नहीं, ये इतने सदियों से सालों चलते से आ रहे हैं, हैं, बिल्कुल इतने सही. सालों से हैं. हमने देखा है कि ये इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 25 साल से बीएमसी पर एक पर्टिकुलर पार्टी का कंट्रोल रहा जी, है, बिल्कुल, और अब वो पार्टी स्प्लिट हो गई है, बिल्कुल सही. दो फैक्शंस में स्प्लिट हो गई है. तो अब देखना होगा कि इस बार के बीएमसी इलेक्शन में शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप जो है, जी, वो ठाकरे परिवार की लेगेसी को क्लेम कर पाता है या नहीं, जी, और मुंबई में जो अपना होल्ड है जी, हिस्टोरिकल, उसको मेंटेन कर पाता है कि नहीं. क्योंकि लोकसभा के चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन रहा बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी का, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस का. लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना गुट है, या आज वही थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली असली शिवसेना है, क्योंकि जी, इलेक्शन कमीशन ने सिंबल उनको ही दिया है, जी, और एनसीपी अजित पवार जो ग्रुप है. अब ये देखना है कि ये कौन सी पार्टी इसमें से बीएमसी का कंट्रोल लेती है. बहुत प्रेस्टिजियस इलेक्शन है, क्योंकि बिल्कुल, जैसा आपने कहा फंड्स बहुत बड़ा है और चैलेंजेस बहुत हैं. जी, पूरा विश्व भी देख रहा है, क्योंकि मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री. तो जो इश्यूज हैं, लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं, इतनी आसानी से भी सॉल्व नहीं हो सकते. लेकिन जब लोग अपने कैंडिडेट या अपने कॉरपोरेटर को चुन रहे हैं, तो मेरा तो ये कहना होगा कि लोग उसको, या उस कॉरपोरेटर को, या उन कैंडिडेट्स को जवाबदेह, अकाउंटेबल होल्ड करें, वाह, अपनी समस्याएं बताएं, उससे एक मैनिफेस्टो लें कि भाई आप अगले 5 साल में अगर जीत करके आते हो तो क्या करने वाले हो, और वो भी जो प्रोमिसेस कर रहा है वो भी वो क्राउड सोर्स करे, लोगों से पूछ करके अपना मैनिफेस्टो बनाए कि भाई लोग क्या चाहते हैं. जैसे हमने कहा, अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग चीजें चाह सकते हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कुछ और हो सकता है चाह रहे हैं. बिल्कुल, तो जब तक, वही वाली बात आ गई कि पब्लिक फीडबैक, जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज नहीं होगा, तब तक हम नहीं देख पाएंगे अमूलचूल परिवर्तन. और ये कैंडिडेट्स के हमारे ऊपर है कि जो भी पार्टी का कैंडिडेट वोट मांगने आ रहा है, हम उससे पूछें कि भाई तुम बीएमसी का तो ठीक है मैनिफेस्टो, इस वार्ड के लिए क्या करने बिल्कुल वाले हो, सही. या हमारी समस्याएं वार्ड की ये हैं, तुम इसको सॉल्व करोगे तब हम तुमको जो है वो वोट करेंगे. एंड इनफैक्ट तिवारी जी, आपने अपने एनालिसिस के अंदर बहुत सुंदर तरीके से कुछ बातों को दर्शाया है. जिस प्रकार पिछले 7 सालों के अंदर मुंबई का डायनामिक्स चेंज हुआ है, द इमिग्रेंट्स जो बाहर से आए हुए लोग हैं, अब उनको वोटिंग पावर्स मिल चुके हैं. अब जो एक पुराना महाराष्ट्र था, पुराना मुंबई था, जहाँ पे
कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के बलबूते पे आप इलेक्शंस जीत पाते थे, अगर उसी रिदम को मेंटेन किया जाए तो आज जो एक मराठी मानुस का जो वोट है, वो जिसका जो तबका काफी ज्यादा था एक समय पर, ये आपको ही मालूम है मुंबई शहर में 40% से ज्यादा मराठी वोट्स पड़ा करते थे, तकरीबन 30% गुजराती वोट्स पड़ा करते थे, बाकी अदर्स में शिफ्ट हुआ करता था। अब ये क्या बैलेंस शिफ्ट हो चुका है, स्पेशली विद अ लॉट ऑफ नॉर्थ इंडियंस इमिग्रेंट्स मूविंग इनटू मुंबई एंड नाउ हैविंग वोटिंग पावर्स, क्या ये पहले ही आपने बताया शिवसेना के स्प्लिट के कारण वो मराठी वोट जो है, वोट बैंक जो है स्प्लिट हो जाएगा, नाउ क्या ये एक और आघात लग सकता है दोनों शिवसेना को? मेरे कहने का मतलब है यूबीटी को और शिंदे बैक्ड शिवसेना को। देखिए, अगर 2017 का भी चुनाव देखेंगे तो क्योंकि जैसा आपने मेंशन किया कि जो डेमोग्राफिक है मुंबई की वो चेंज हुई है ओवर द इयर्स, जी इमिग्रेंट्स यानी गुजराती पॉपुलेशन, नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन बढ़ा है, जी ठीक है। तो उसकी वजह से 2017 के चुनाव में भी शिवसेना को 84 सीट्स आई थी और बीजेपी को 82। हम्म तो है क्या कि जो गुजराती पॉपुलेशन लार्जली प्लस नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन लार्जली सपोर्ट्स बीजेपी, जी बिल्कुल। और वो एक पार्टी है, जबकि मराठी मानुष का जो वोट है वो हो सकता है कि शिवसेना यूबीटी, एकनाथ शिंदे सेना और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस, बिल्कुल उनका भी बीएमसी में अच्छा खासा सपोर्ट है। बिल्कुल उनका ओवरऑल वोट शेयर जरूर 1.6% हो सकता है, जी लेकिन विधानसभा के चुनाव में लगभग 9.5-10% वोट शेयर उनको यहाँ की 36 सीटों से मिला था, जो 36 विधानसभा जी जी सीटें बिल्कुल थी। और हमारे सर्वे में भी ये दिख रहा है कि उनको एक्चुअली यहाँ पे एकनाथ शिंदे से भी शायद ज्यादा ज्यादा सपोर्ट मिल सपोर्ट है, सकता। क्योंकि थाने में एकनाथ शिंडे या थाने कोंकण रीजन में महाराष्ट्र उनका नवनिर्माण ज्यादा सेना सपोर्ट का है। दबदबा इस बीएमसी इलेक्शंस के दौरान देखने को मिल सकता है। आपने एक बहुत सुंदर एक ड्रीम क्वेश्चन डाला है यहाँ पर, जब आपने लोगों से पूछा कि अगर ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग बीएमसी इलेक्शंस लड़ती, बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग, यूबीटी अलग, शिवसेना शिंदे साहब की पार्टी अलग, एनसीपी अलग, एमएनएस अलग, तो किसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं? एंड इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग, नॉट सरप्राइजिंग एक्चुअली, दैट बीजेपी होल्ड्स 31% ऑफ वोट्स और मेजॉरिटी उनको मिलता। लेकिन हियर इज द कैच, अगर यूबीटी जिनको आपने 23.9% के वोट्स दिए हैं और एमएनएस जिनको आपने 11.2 के वोट दिए हैं, अगर ये दोनों साथ आ जाएं, यानी अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ जाएं, तो वो बीजेपी, शिंदे साहब की शिवसेना, कांग्रेस, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है? अब देखिए, अल्टीमेटली बात यह है कि शिवसेना का जो होल्ड है, हिस्टोरिकल होल्ड है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने थाने कोंकण क्षेत्र जो है जी वो कुछ और लीडर्स को मैनेज करने के लिए छोड़ा हुआ है बिल्कुल। शुरू से, नारायण राणे, एकनाथ हम्म, शिंदे, उदय सामंत। हम्म, तो अगर आप देखेंगे थाने कोंकण में सिग्निफिकेंटली वीक हो गई शिवसेना स्प्लिट के बाद, क्योंकि वहां पर ये जो तीनों लीडर्स थे आज पार्टी में नहीं है, दूसरी पार्टियों में या अपनी पार्टी बना ली। जबकि यहां पे मुंबई में या बीएमसी में अभी भी उनका सपोर्ट अच्छा खासा है। जो 20 सीटें जीती हैं, अगर शिवसेना ने लगभग 20 सीटें, जी उसमें से 10 तो यहीं से जीती हैं, जी बीएमसी से जीती हैं, क्योंकि एक 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 कनेक्ट है वोटर्स के साथ, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी की पॉलिटिक्स, सारी पॉलिटिक्स यहीं से शुरू हुई बिल्कुल सही। और वो नेशनल फिगर यहीं से बने, यहीं के वोटर्स के बलबूते बने। अब कहीं ना कहीं एक जो ट्रेडिशनल सपोर्टर है उसके मन में एक जरूर खटास है या डिसकंटेंट है कि भाई पार्टी स्प्लिट हो गई, बिल्कुल। पार्टी का सिंबल भी हमारे पास नहीं है, हम्म और इमिग्रेंट्स या माइग्रेंट्स के पास पावर शिफ्ट हो गया है। हम्म हम्म आज भी एक्चुअली ये थॉट प्रोसेस सही नहीं है, मैं कहूंगा, क्योंकि आज भी चीफ मिनिस्टर तो एक मराठी मानुस ही है, बिल्कुल। करेक्ट, लेकिन एक थॉट प्रोसेस है कुछ लोगों के मन में हम्म, जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है सर्वे में। लेकिन अगर अलग अलग लड़ेंगे क्यों, तो इसीलिए बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा है, क्योंकि जो उनका ब्लॉक है माइग्रेंट्स का, गुजराती प्लस नॉर्थ इंडियन, सॉलिडली बिहाइंड रहता है, प्लस ऑफ कोर्स सब मराठी मानुस ऑल्सो, क्योंकि कैंडिडेट्स तो मराठी मानुस भी रहेंगे। और मराठी मानुस जो जो एक बाला साहब ठाकरे का जो एक लॉ लिस्ट है, उसका वोट कहीं ना कहीं तीन पार्टियों में शिफ्ट हो रहा है। तो अगर, और आप देख रहे भी रहेंगे कि जब जिस दिन हमने सर्वे निकाला उस दिन भी आई डोंट नो समहाउ बहुत जगह पे पोस्टर्स थे कि भाई राज ठाकरे
और उद्धव ठाकरे एक हो सकते हैं या एक होने चाहिए इमोशनली महाराष्ट्र अभी भी दोनों को भाइयों के रूप में ही देखता है जी। और राज साहब को और उद्धव साहब को साथ में देखना चाहता है एंड मेरे ख्याल से मुंबई के लिए और महाराष्ट्र के लिए ये एक अच्छा मूव ही रहेगा अगर ये दो भाई किसी दिन वापस से हाथ मिलाएं बिकॉज देयर इज सच एन इमोशनल कनेक्ट विद बोथ ऑफ देम। ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया दोबारा, तो कहीं ना कहीं जो मराठी मानुस जिसने सपोर्ट किया एकनाथ शिंदे को, उसके मन में भी एक डिस्कंटेंट है, क्योंकि उनके नाम पे चुनाव लड़ा लेकिन जीतने के बाद उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। और इन दोनों भाइयों के साथ, जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जी के साथ, एक इमोशनल कनेक्ट तो है ही लोगों का, मुंबई के लोगों का, और उन्हें दिख रहा है कि ये एक डू और डाई बैटल है, क्योंकि पिछली बार भी 84-82 हो गया था कॉन्टेस्ट, जब यूनाइटेड थी शिवसेना, ऑफ कोर्स राज ठाकरे की पार्टी अलग लड़ रही थी। तो ये जो बीएमसी का चुनाव है, क्योंकि 25 साल से शिवसेना का कंट्रोल रहा है, ये डू और डाई बैटल है पार्टी के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका उनको विधानसभा के चुनाव में मिला है। तो इस चुनाव को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चुनाव गलती से भी वो हार जाते हैं तो एक ये मैसेज चला जाएगा कि बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है उसका इनहेरिटर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे भी हैं, क्योंकि या उनके अलायंस पार्टनर्स भी हैं। तो इसलिए भी लोगों का या जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी को एक साथ आना चाहिए, इस लेगेसी को बचाने के लिए, इस वोट को कंसोलिडेट करने के लिए, क्योंकि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो वोट स्प्लिट होगा और हो सकता है उसका फायदा जो है वो महायुति या भाजपा एकनाथ शिंदे जी की पार्टी या एनसीपी अजित पवार जी की पार्टी को मिले। बिल्कुल, इतिहास गवाह है कि महाराष्ट्र के साम्राज्य में जब भी सेंध पड़ी है वो अंदर से पड़ी है, और अगर उसको एकजुट कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र जैसा साम्राज्य दूसरा नहीं रहा था। वो भले ही छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर रहा हो या आज पॉलिटिक्स के जमाने में देखा जा रहा हो, कहीं ना कहीं उनका एक होना और उनका एकजुट होना पूरे देश के हित के अंदर है। और वो मेरे ख्याल से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर स्प्लिट ना होते हुए केवल अगर भारत के हित में अगर वो साथ में मिलकर काम करना शुरू करें तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये सेटल हो सकते हैं, और यही उम्मीद की जा सकती है। बट डायनेस्टी पॉलिटिक्स के बारे में तिवारी जी हमेशा केवल कांग्रेस पर उंगली उठा करते कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स केवल वहां चलती आ रही है और सालों से डायनेस्टी पॉलिटिक्स से हम छूटने की कोशिश कर रहे हैं। बट डायनेस्टी पॉलिटिक्स तो ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिल ही जाती है। नेता का बेटा नेता बन ही रहा है, एंड नेपोटिज्म केवल फिल्म इंडस्ट्री तक नहीं, वो पॉलिटिक्स के अंदर भी है। I think it is a accepted fact. The only thing is I think it's always Congress that gets the brunt of it all. देखिए, जैसा आपने कहा कि भाई एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, सीए अगर कोई है वो चाहता है कि उसका बेटा सीए बने, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है इन द सेंस, क्योंकि इनिशियली उनको थोड़ा बेनिफिट जरूर हो सकता है, बट अल्टीमेटली तो उनको चुनाव अपने बलबूते पर लड़ना होता है। आज अगर राहुल गांधी को भी हम डायनास्टिक पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा उदाहरण मानते हैं, तो उन्होंने चुनाव जीते हैं, अपने बल पे जीते हैं। हो सकता है पहला चुनाव दूसरा चुनाव फैमिली सपोर्ट, फैमिली लेगेसी का उनको बेनिफिट मिला। देखिए, दो बातें, रीजनल पार्टीज में भारत में फैमिली कंट्रोल होना जरूरी है। अगर फैमिली कंट्रोल नहीं रहेगा तो रीजनल पार्टीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल। जैसा मान लीजिए अभी जेडीयू है, नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या फ्यूचर है? बिल्कुल। बीजू जनता दल है, नवीन पटनायक के बाद उस पार्टी का कौन संभालेगा? क्या फ्यूचर है? आज एआईएडीएमके है, जयललिता के बाद ईपीएस ने अच्छे से संभाला है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता चुनाव हार जाती है पार्टी इस बार, तो पार्टी संभालेगा कौन? तो रीजनल पार्टीज में फैमिली कंट्रोल बहुत जरूरी है। सो डीपली रूटेड हमारे इंडियन डीएनए में है कि हम
हमेशा एक फैमिली को और उनकी फैमिली की लेगेसी को सपोर्ट करते आए हैं, भले ही वो किंग्स के टाइम पे रहा हो कि राजा का बेटा राजकुमार हमारा अगला राजा बनेगा, वही कहीं ना कहीं डीपली रूटेड हमारे डीएनए में है दैट वी वांट टू सी राजीव गांधी सन राहुल गांधी टेक ओवर द मैंटल ऑफ कांग्रेस एंड नॉट समबडी एल्स हु दे डोंट नो, बिकॉज वो आज तक नहीं ढूंढ पाए। हालांकि दे स्टिल हैव फाउंड फेसेस फॉर टू रिप्रेजेंट कांग्रेस, बट यू स्टिल हैव राहुल गांधी एज द फेस ऑफ कांग्रेस फॉर द टाइम बीइंग। नेशनल पार्टी के लिए थोड़ा ये डिफरेंट होता है। जी जी जी। अब नेशनल पार्टी में अगर आप कांग्रेस पार्टी ही देख लें तो 1885 से लेके 1998 तक जी इट हैड 85 कांग्रेस प्रेसिडेंट्स। 85 यानी हर एक कांग्रेस प्रेसिडेंट का टर्म 1.3 इयर्स था। वाह वाह। जब सोनिया गांधी जी आई पॉलिटिक्स में और वो जब प्रेसिडेंट बनी तो लगभग 25 साल सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रेसिडेंट रहे। यानी सोनिया गांधी के टर्म में कांग्रेस पार्टी एक रीजनल पार्टी की तरह बिहेव करने लगी, जिसमें फैमिली कंट्रोल जरूरी है। गांधीफिकेशन ऑफ द पार्टी सोनिया गांधी के टेनर में हुआ है। उससे पहले तो हर साल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चेंज होता था। प्योर डेमोक्रेटिक पार्टी इज व्हाट कांग्रेस यूज्ड टू बी। यस, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नेहरू गांधी फैमिली का व्यक्ति होता था, लेकिन पार्टी का जो कंट्रोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है, वो किसी फायर ब्रांड लीडर के पास होता था। जब आपने ये कंट्रोल अपने पास रख लिया तो जैसा आपने कहा कि जो सेकेंडरी लीडरशिप है वो डेवलप नहीं हुई, वो दिख नहीं रही कहीं, करेक्ट। या जो टैलेंटेड लोग भी हैं, जैसे बहुत सारे लोग ज्योतिराज सिंधिया जी जी एटसेट्रा पार्टी छोड़ करके चले गए क्योंकि उनको वो स्पेस नहीं मिला। जी। क्या होता है कि जब आप पावर में होते हैं तो आप इजीली मैनेज कर पाते हैं एस्पिरेशंस को, क्योंकि आपके पास मिनिस्ट्रियल पोजीशंस हैं, आप किसी को गवर्नर बना सकते हो। जैसे ही आप आउट ऑफ पावर होते हो तो आप कैसे मैनेज करें। तो कांग्रेस में लोगों को दिखने लगा कि जो गांधी फैमिली है even is not sharing power in the organization. Within the organization. It is holding on to the post. आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी एक पैरेलल पार्टी है, उसके पास 13 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं। 13 या 15-16 होंगे, 13 हैं शायद। कांग्रेस में 0 हैं। राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट बने थे, फिर वो जब प्रेसिडेंट बन गए, आज कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं, मतलब उनके लिए ही पोस्ट बनाई आपने। ये एक मैसेज है भाई, अगर आप 13 लोगों को अकोमोडेट कर दें, वाइस प्रेसिडेंट बना दें जी, तो उनको भी एक अपने समाज को दिखाने के लिए एक पद है, अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए, और वो भी मेहनत करें जी। तो कांग्रेस पार्टी में ये इशू हो गया है। और यंग जो लोग हैं आज की डेट में, युवा डायनास्टी पॉलिटिक्स को नहीं पसंद करते, ये भी सर्वेज में है। और बीजेपी ने काफी हैमरिंग कर दी है इस इशू पे, जो कि ऑब्वियसली दिख भी रहा है। आज भी अगर खड़गे जी प्रेसिडेंट हैं तो तीनों गांधीज के अराउंड, अब पहले तो एक थे, अब 2, अब 3 हो गए, तो तीनों गांधीज के अराउंड कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो रिवॉल्व करती है, उसके डिसीजंस, उसके एक्शंस, उसका सपोर्ट बेस। तो ये एक लैकुना है जिसको कांग्रेस पार्टी को जल्द से जल्द जो है वो सॉल्व करने की जरूरत है। आई थिंक एज ओल्ड प्रॉब्लम है, जिस चीज का जितनी जल्दी सोल्यूशन मिले, ओनली देन विल यू हैव अ स्ट्रांग ऑपोजिशन। कमिंग बैक टू बीएमसी इलेक्शंस, जिसके बारे में तिवारी जी हम बात कर रहे थे, इज इट ट्रू दैट इट इज द richest municipal corporation in the country, if not the world, like the numbers of almost 50,000 plus crores that have been allocated for BMC for the work? सही है। बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी बजट जो है वो बीएमसी का ज्यादा होगा। एंड तकरीबन 60% के आसपास के फंड्स अनयूटिलाइज्ड रह जाते हैं। कई सारे सर्वेज में ये भी पता चलता है। इज इट बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज देम वेल, या कहीं ना कहीं हायरकी में ये चीज मिस आउट होती जा रही है? बिकॉज क्लियरली फॉर अ कॉर्पोरेशन टू बी द रिचेस्ट बॉडी इन द कंट्री, व्हाट वी कैन सी आउट देयर इन मुंबई लीव्स यू रियली वंडरिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग। देखिए, फंड यूटिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है और अगर इतना बड़ा नंबर है जी, तो कहीं ना कहीं जो ये लीडरशिप है जिसके कंट्रोल में बीएमसी है जी, यानी जो मेयर है, उसके परफॉर्मेंस के ऊपर कहीं ना कहीं ये एक इम्पैक्ट करता है जी। बिल्कुल, कि भाई इतने सारे इश्यूज हैं, इतना बड़ा बजट है,
बजट की कमी होनी चाहिए शायद आज बिल्कुल बीएमसी को, कि भाई इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इतने सारे काम करने, और उसमें अगर फंड किसी साल नहीं यूटिलाइज हो रहा है तो ये तो बहुत ही मतलब चिंताजनक बात है, गलत बात है ये। एंड आपने एक और चीज कही तिवारी जी कि जनता को निकल के आना पड़ेगा वोट करने के लिए, लेकिन आपने महाराष्ट्र के पिछले इलेक्शंस के क्लियर कट नंबर्स देखे हैं, द वोटर टर्नआउट इज सो लो। क्या हो रहा है? क्या मुंबईकर इसलिए वोट करने बाहर नहीं आ रहा क्योंकि अब वो ऊब गया है, वो थक गया है, क्योंकि वो हर 5 साल बाद इलेक्शंस में वोट डालने के लिए आता रहा, हर बीएमसी इलेक्शन में वोट डालने आता रहा, पर उसके घर के बाहर का कचरा नहीं उठा, उसके घर के बाहर की सड़कें नहीं बनी, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। क्या इसीलिए इंटरेस्ट छूट रहा है, या ये क्रोध है या आक्रोश है जनता की, वो वोट डालने ही नहीं आ रही है? देखिए, टियर 1 सिटीज में चाहे बॉम्बे हो, बैंगलोर हो, टर्नआउट कम होता है। ओके। अब वहां पर भी दो प्रकार के लोग हैं। एक हैं कि भाई जो हाउसिंग सोसाइटीज में रह रहे हैं, या मिडिल क्लास एंड रिच क्लास है, जी। जो आप जो रीजंस दे रहे हैं, वोटर एपिथी है, डिसएंचैंटमेंट है, एंगर है कि भाई कोई भी आए फर्क तो क्या पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है। हम लोग जब एमपी में थे तो एक कैंपेन चलाया था हमने, सरकार सरकार में फर्क होता है, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ। शिवराज जी के लिए चलाया था। जी। लेकिन एक्चुअली सरकार सरकार में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। ये आपने गोल्डन वर्ड्स कह दिए तो तिवारी जी। एवरीथिंग मोस्टली रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो मिडिल क्लास और रिच क्लास, जिनको ये लगता है कि भाई हमारी जिंदगी हम अपने बलबूते पे चला रहे हैं, हमें या हमारी डिपेंडेंस सरकार के ऊपर नहीं है, तो हमारा क्या इंटरेस्ट है, कोई भी आए कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वहीं आप अगर स्लम्स में देखेंगे तो वोटिंग टर्नआउट ज्यादा है, क्योंकि वहाँ स्टेक्स ज्यादा है। जी, 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 जी। गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को वो भेज रहे हैं। बिल्कुल सही। उनकी, जैसा आपने पहले कहा कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट्स जो इशू हो रहे बीएमसी हैं वहां काम से, करती आ रही जो है। उनका एक बेसिक जो उनका काम है, आपको अपने घर। हॉस्पिटल्स वो यूज कर रहे हैं, जी। तो उनका स्टेक ज्यादा है। बेनिफिशियरीज स्कीम्स के ज्यादातर गरीब लोग हैं, तो उनका स्टेक ज्यादा है, तो वहां टर्नआउट जो है वो ज्यादा होता है। इनफैक्ट दैट्स व्हाट आपने सबसे एक आपके सवाल में, आपके सर्वे में, वोट वाइब में लिखा है, आर यू सैटिस्फाइड विद द वर्क डन बाय योर लोकल कॉर्पोरेटर, नगर सेवक? और ये जब आपने मुंबईकरों से पूछा, जो परसेंटेज है ये काफी इंटरेस्टिंग है। फुल्ली सैटिस्फाइड 20.9% और फुल्ली डिससैटिस्फाइड 28.9%। काफी आसपास का खेला है। जबकि अगर आप बाहर किसी से पूछते या किसी मुंबईकर से बोलते कि अगर ये सवाल उनसे पूछा जाता, ज्यादातर लोग बोलते हैं अरे नहीं भाई, वी आर नॉट सैटिस्फाइड बिकॉज हम लोग ट्रैफिक में अटके हैं, हम लोगों को हम सड़कों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे लिए मेट्रोज का काम स्टार्ट नहीं हुआ है, मुंबई लोकल ट्रेन में हम फंस के जा रहे हैं। लेकिन ये जो 20% सैटिस्फाइड लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए बीएमसी ने काम किया है। जब उनको अपने घर का कंस्ट्रक्शन करना था, बाथरूम बनाना था, तो उनको बीएमसी से वो परमिशन मिली है। जब उनको किसी बीएमसी के अस्पताल में जाकर अपने किसी लव्ड वन का एडमिशन कराना था, कम पैसों में उसका इलाज कराना था, तो उनकी बीएमसी ने मदद करी है। लाइफ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इन सब का काम करके दिया है। सो दीज आर द हिडन वर्क्स ऑफ बीएमसी जो सामने दिखता नहीं है, और शायद इसीलिए देयर बैकग्राउंड वर्क इज सॉलिड। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप किससे पूछ रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। करेक्ट। अगर हमसे आपसे पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, खड्डे हैं, ये है वो है। लेकिन वहीं जहां लोग यूज कर रहे हैं सर्विसेज को, जी जी जी, उनका काम हुआ है, काम एक बेसिक होता ही है। इसीलिए 20% लोग कह रहे हैं कि वो फुल्ली सेटिस्फाइड है, क्योंकि लोकल लेवल पे काम अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो रहा, काम तो हो ही रहा है, तभी तो शहर चल रहा है। तभी तो शहर चल रहा है। लेकिन जो एक इंक्रीमेंटल चेंज जो शायद दिखना चाहिए, या एक एस्पिरेशनल काम जो होना चाहिए, उसके ऊपर जरूर शायद लोगों की का एक डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है। वो उस डिससैटिस्फैक्शन की लिस्ट पर भी आपने एक सर्वे किया है, एज अ मुंबईकर व्हिच इश्यूज अफेक्ट यू द मोस्ट? ज्यादातर लोगों ने वही चीज कही है, पॉट होल्स। 19.5% पीपल बिलीव दैट पॉट होल्स यानी द रोड्स कंस्ट्रक्शंस इज द वर्स्ट इन मुंबई, एंड वो उस चीज से हम सब अवगत हैं। वाटर लॉगिंग, which is another problem. 14.3% people believe that water logging affects them the most. Inadequate public transport, 10.6%. BST का मैं इस वक्त जो सुन रहा हूँ, is it really true that the BST buses are on a decline and they are on their way out? Have you ever कुछ heard anything about this, तिवारी जी? ऑन अ डिक्लाइन हो सकता है, क्योंकि बेस्ट की भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पीछे उस पर इम्पैक्ट पड़ा था, तो हो सकता है उन्होंने रूट्स को थोड़ा सेंसिटाइज किया होगा। ऑन फेज आउट हो रहा है कि नहीं, ये मुझे नहीं आइडिया है। लेकिन मेट्रो जब पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो वैसे भी मुझे लगता है कि द नंबर ऑफ buses or the fleet might reduce, or the routes might go through a significant change, क्योंकि फिर
एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन, इस टाइप के रूट्स जो हैं हो सकता है बढ़ जाएं। Sure. Poor sanitation 16.1%, ड्रिंकिंग वाटर 11%, स्लम रिहैब 4.7%। ये इश्यूज हैं जो एक आम मुंबईकर को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। क्लियरली मुंबई डिजर्व्स बेटर, तिवारी जी, डोंट यू थिंक? मतलब मुंबई एज अ मैक्सिमम टैक्स पेइंग सिटी डिजर्व्स बेटर। बीएमसी रियली नीड्स टू पुल अप देयर सॉक्स, डोंट दे? आई थिंक इट रियली डिजर्व्स मच बेटर। और आज मुंबई, हम तो जब बाहर ट्रैवल करते हैं, आप भी बहुत ट्रैवल करते हैं, दुबई सिंगापुर टाइप की सिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, बिल्कुल सही। लेकिन इसके लिए पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ना पड़ेगा। ये 55% टर्नआउट से काम नहीं चलेगा। वी नीड टू कम आउट एंड वोट, देन ओनली वी कैन आस्क एंड होल्ड द लीडर्स अकाउंटेबल। Tiwari ji, I'm just asking, and I know this is beyond the survey or beyond what we were discussing also. जिस तरीके से there is an accountability from people when they skip a red signal and there is a police officer standing over there, एक पावती काटने के लिए उनके लिए तैयार खड़ा है। अगर आप अपने घर का गलत कंस्ट्रक्शन करते हैं, बीएमसी आके आपको फाइन कर सकती है। Shouldn't the corporators, the authorities also be accountable and be answerable to the work that hasn't been done? Because जितना आप जनता से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके वोट डाले, वोट तो वो सदियों से डालती आ रही है, पर उसके घर के बाहर का कचरा उठा नहीं है। Who is answerable? How can we make the BMC answerable to people? आई मीन सिर्फ बीएमसी नहीं, ये मतलब किसी के लिए भी लागू होता है, बिल्कुल सही क्योंकि सर। भारत में एक बार जब व्यक्ति चुन के आ जाता है जी। तो 5 इयर्स के लिए वो पावर में रहता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे सिविक जो एक्टिविस्ट बॉडीज हैं, एक राइट टू रिकॉल का कॉन्सेप्ट है जी, जी। जो 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 ये कहता है कि अगर हम्म, उस एमएलए ने, एमपी ने, कॉर्पोरेटर ने काम नहीं किया है, हम्म। तो जनता के पास उसको रिकॉल करने का राइट होना चाहिए। वाह। अब इसका मतलब है कि अब वो कैसे डिटरमिन होगा? उसके लिए आपको इलेक्शन करना पड़ेगा हम्म। अल्टीमेटली, या जो व्यक्ति सेकंड आया था उसको आपको चांस देना पड़ेगा कि भाई तुम कॉर्पोरेटर बन जाओ। या अब वो किस फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए? 1 साल पे होना चाहिए, 2.5 साल पे होना चाहिए? ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मुझे लगता है धीरे धीरे ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इवॉल्व होंगे। बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक बार वोट देते हैं तो व्यक्ति 5 साल उस कुर्सी पे बैठता है, और कई केसेस में तो हमें पता है कि 5 साल दिखता भी नहीं है व्यक्ति। सही बात। बहुत सारे लोग नहीं दिखते हैं। ऑफ कोर्स जेन्युइन काम करने वाले भी लोग हैं। तो एक राइट टू रिकॉल जो है, ये बहुत जरूरी है हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना। निटी-ग्रिटीज जो हैं उसके ऊपर जरूर काम किया जा सकता है। ये डेमोक्रेसी की पहली शताब्दी है। दिस इज द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। आई थिंक थिंग्स आर बीइंग डेवलप्ड एज वी स्पीक, बट पीपल लाइक यू, तिवारी जी, पीपल लाइक अस हु आस्क वैलिड क्वेश्चंस, वी हैव नथिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, वी जस्ट नीड टू लिव विथ प्राइड, वी नीड टू लिव विद द इमोशन दैट पेट्रियोटिज्म की जो भावना है, जो देशभक्ति की भावना है, वो रूटेड रहे हमारे अंदर, ना केवल एक भावनाओं से जुड़ी रहे। आई शुड बी रियली प्राउड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर that my city provides me, and that is where it is lacking. And I think that's the reason why what we keep hearing about students moving out of India, we hear of industrialists stepping out of India, investing somewhere else rather than within this place, because they don't see the kind of support and growth. We need to support our students, we need to support our industrialists, we need to support the talented people of our country who can do much better for us, rather than go and become software engineers in an American company or become civic planners in Berkeley's university, which is happening, which I can clearly see. जी, भारत जो देश है उसमें जैसा आपने कहा असीम पोटेंशियल है जी। कोई भी सरकार आए जाए, भारत के लोग, हमारे आप जैसे लोग और जो लोग हैं, वो इस देश को चला रहे हैं, वो इस देश के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। देश चलता रहेगा। जो सरकारें आती हैं उनका काम होता है, जैसा आपने कहा, एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, स्टूडेंट्स, यूथ अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सकें। जी। और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना या मुहैया कराना। उसमें कहीं ना कहीं जरूर अब फर्स्ट सेंचुरी है, हमारी डेमोक्रेसी की कमी है। धीरे धीरे मुझे लगता है क्योंकि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। अगर आप देखें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, युवा पॉपुलेशन लगभग 50% है, हमारे पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वी आर नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मिलिटरली
also we are now amongst the strongest countries economically also. लेकिन challenges हैं जैसा आपने कहा, और उन challenges को दूर करने में समय लगने वाला है, लेकिन इसमें हर व्यक्ति की जो है वो एक सहभागिता है, उसको अपना contribution जो है वो करते रहना है, और सरकारों को एक माहौल जो है वो क्रिएट करना या प्रोवाइड करना जरूरी है कॉर्पोरेट्स के लिए, यूथ के लिए, तभी हम जाकर के जो हमारा एक ड्रीम है 2047 में एक डेवलप्ड नेशन बनने का, बिल्कुल सही, उसको हम फुलफिल कर पाएंगे। एब्सोल्युटली, बिकॉज ये एक तालमेल का खेल है, पॉलिटिशियंस और जनता के बीच के तालमेल का, उनकी पार्टनरशिप का, उनकी सहभागी का, तभी जाकर ये देश कहीं और बेहतर हो सकता है। एंड क्लियरली द डिसअपॉइंटेड इंडियन पॉपुलेशन विल आल्सो नो दैट एक समय आता है जब बदलाव आता है। बड़े-बड़े देश, बड़े-बड़े साम्राज्यों ने जिन्होंने अपनी जनता को हल्के में लिया था, वो एक ना एक दिन जानते हैं कि जनता जिस दिन जागती है, जनता जिस दिन सवाल पूछना शुरू करती है और एकजुट होती है, सो मे देयर बी डायनेस्टीज, may they be kings, may they be, I don't know, military powers, they all fall. We just hope that there is a partnership between the Indian political system and the Indian judiciary and the Indian people, and we come together and make things. सबका equal भागीदारी होनी जरूरी है कि नहीं? जी। And with that hope, let's hope that this BMC elections के अंदर रिजल्ट जो भी हो, जीते जो भी, बदलाव होना शुरू हो मुंबई शहर के अंदर, बिकॉज मुंबई रियली डिजर्व्स बेटर। थैंक यू वेरी मच तिवारी जी हमसे बातचीत करने के लिए, एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग। दिस रियली हेल्प्स पीपल लाइक अस अंडरस्टैंड इंडियन पॉलिटिक्स बेटर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर